हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए, पार्ट 2 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इन टुडेज लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम संसद की भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. आजादी के बाद गठित की गई यानी बनाई गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। These are participation by people in the decision making processes and government by consent. यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। यानी जो लोकतंत्र है उसका जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी सहमति पर आधारित शासन, और पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। Election to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. लोकसभा के लिए भी उसी तरह से चुनाव होते हैं जिस तरह से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page number 41. आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जनरली कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो कितने साल के लिए कराया जाता है, या जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। ठीक है, 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, और बाई चांस अगर कभी ऐसा हो गया कि लोकसभा का कोई मेंबर है और उसकी डेथ 5 साल के पहले ही हो गई, ठीक है, तो उसके मरने की डेथ से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होगा। ठीक है, अनिवार्य होगा। नाउ the candidates who contest election usually belong to different political parties. पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को ढेर सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। हमारे देश को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिवाइडेशन यानी विभाजन पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है संसद में चुनकर आता है। नाउ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर
विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। With the help of the table below, let's understand this further. नीचे दी गई तालिका के माध्यम से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है 16th लोकसभा इलेक्शन के चुनाव परिणाम दिए गए हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव जो कि मई 2014 में हुई थी, उसमें जो है इलेक्शन का जो परिणाम था वो दिखाया गया है। जनरली हमारे यहाँ जो टोटल मेंबर्स है प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में वो 545 हैं, ठीक है। इन 545 में से लगभग जो 530 मेंबर्स होते हैं वो 28 स्टेट से चुनकर आते हैं और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। 530 और 13 कितना हो गया? लगभग 543, ठीक है। बचे 2 मेंबर्स। ये जो 2 मेंबर्स हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि होते हैं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 331 के तहत अगर हमारे राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि हैं, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा का मेंबर मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 545, ठीक है। इनमें से लगभग 530 मेंबर्स कहाँ से होते हैं? 28 स्टेट से चुनकर आते हैं, ठीक है। अब बचे कितने मेंबर्स? 13 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से, हो गया 543, और 2 मेंबर्स जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसके अलावा जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि लोकसभा में मैक्सिमम लगभग 552 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि जो 16वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था मई 2014 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें प्राप्त हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को 1 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 9 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 6 मिले थे। इसके अलावा जो स्टेट पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज, उनमें आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 3, बीजू जनता दल को 20, इंडियन नेशनल लोक दल को 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को पीडीपी को 3, जनता दल सेक्युलर को 2, जनता दल यूनाइटेड को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, लोक जनशक्ति पार्टी को 6, राष्ट्रीय जनता दल को 4, समाजवादी पार्टी को 5, शिरोमणि अकाली दल को 4, शिवसेना को 18, तेलंगाना राष्ट्र समिति को 11, तेलुगु देशम को 16 और अदर रीजनल पार्टीज को 7, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को 16 और इंडिपेंडेंट्स यानी निर्दलीय लोगों को 3 सीटें मिली थी। इस तरह से जो है कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था 16वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जनरली वो डिफरेंट राजनीतिक दलों से जो है चुनकर आते हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो निर्दलीय खड़े होते हैं यानी बिना किसी दल के खड़े होते हैं। Once elected, these candidates become members
When elected, these candidates became members of parliament or MPs. These MPs together make up parliament. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. अर्थात चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। ठीक है, जो भी लोग लोकसभा के लिए चुनकर आते हैं उनको क्या कहते हैं? हम एमपी कहते हैं, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन 3 सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, यानी हमारी संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इन 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनती है। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसदों ने चुनाव में जीत दर्ज की है। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half of the member, 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority or coalition formed. The largest amongst these parties is called the opposition party. यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यानी जनरली लोकसभा के चुनाव में जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स जीतते हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स चुनाव में जीत दर्ज करते हैं वही जो है मेजर पार्टी होती है। ठीक है, यानी जो है सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त करना होता है। चूँकि लोकसभा में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव होता है, इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, लगभग 543 का आधा यानी 272 मेंबर्स होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। संसद में जिस दल को सबसे ज़्यादा जो है सीटें प्राप्त होती हैं उन्हें मेजर पार्टी कहते हैं। इसके अलावा अदर जितनी भी पार्टीज होती हैं उनको हम विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी कहते हैं। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. लोक सभा का एक महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका का यानी सरकार का चुनाव करना होता है. The executive, as you read in chapter 1st, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. कार्यपालिका, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है ऐसे लोगों का समूह होती है जो कि लेजिस्लेटिव यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है. जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिल में अक्सर यही कार्यपालिका होती है. ठीक है, जब भी हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसका मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the लोक सभा. भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी जिस पार्टी ने चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं, जो मेजर पार्टी है, उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों में से, ठीक है, यानी जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मेजर पार्टी होती है, बहुमत वाली पार्टी होती है. उस पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है. ये प्रधानमंत्री अपने ही दल के सदस्यों में से, ठीक है, ये प्रधानमंत्री अपने ही दल के सांसदों में से, ठीक है, यानी दल के वो लोग जो जीत कर आए हैं उनमें से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं. ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं. यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी. प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर बना सकता है जो उसकी पार्टी का तो है लेकिन चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हार गया हो. ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करना होगा? ठीक है, उस व्यक्ति को जो चुनाव में हार गया है लेकिन मिनिस्टर बना दिया गया है, उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी. अदरवाइज 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर पद से जो है हटा हुआ समझा माना जाएगा. ठीक है, नाउ तो ये था कि अगर जो है एग्जाम में पूछे कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि संसद का सदस्य ना हो, पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मिनिस्टर बना सकता है जो उसकी पार्टी का है लेकिन चुनाव में हार गया हो या चुनाव में उसने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया हो. लेकिन शर्त ये है कि मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे जो है संसद के दोनों सदनों में से, राज्यसभा और लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा. अगर वो जो है 6 महीने के भीतर संसद की किसी भी सदन का, सीनेट का मेंबर नहीं बन पाता है तो क्या करना होगा? वो खुद ब खुद जो है वो मिनिस्टर के पद से हटा हुआ माना जाएगा. Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. Then they join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. हाल के वर्षों में कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत
नहीं मिल पाया है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत ना मिले तो सरकार उस समय क्या करती है, सरकार जो है कुछ अदर राजनीतिक दल के साथ मिलकर गठबंधन यानी कोलिएशन करती है, गठबंधन बनाती है। ठीक है, इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, अगर जो है चुनाव में मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को 10 सीटें पाना ज़रूरी है। ठीक है, किसी पार्टी को चुनाव में 10 सीटें पाना ज़रूरी है, लेकिन जो है उसने 7 सीटें ही पाई हैं। ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजर पार्टी होने के लिए 10 सीटें मान लीजिए चुनाव में पाना ज़रूरी है और उसको सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। ऐसी कंडीशन में वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जिसको 4 सीटें या 5 सीटें मिली हो उनके साथ जो है मिलकर सरकार बना सकती है। ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली as the representative of the states of India in the parliament. राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। The राज्यसभा can also initiate legislation as a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by the Lok Sabha. The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. कोई भी जनरली राज्यसभा जो होती है वो देश के राज्यों के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। राज्यसभा में कोई भी कानून, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है, शेड्यूल नंबर 4 में भारत के सभी राज्यों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, किस स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, उसका प्रोविजन भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 4 में यानी अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू होने के लिए जरूरी है, किसी भी बिल को कानून में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि उसको राज्यसभा की भी मंजूरी मिली हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कानून के निर्माण में। संसद का यह सदन यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अगर जरूरी हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जनरली प्रेजेंट टाइम में जो हमारी राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं, और इसके अलावा जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, 233 मेंबर्स जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्टेड पीपल्स द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है,
जैसे आपने हाल के दिनों में सुना होगा कि जो सचिन तेंदुलकर थे उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरह जो है जो भी कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी कई बार राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट टाइम में हमारा जो राज्यसभा है उसमें जो है 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं तो 250, और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं तो 245, जिनमें से 233 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर मान लो कि कोई प्रपोजल कानून के फॉर्मेशन के लिए रखा जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिल। ठीक है, कोई भी बिल, जनरली जो फाइनेंस बिल होता है, धन विधेयक होता है, सबसे पहले वो राष्ट्रपति की परमिशन से लोकसभा में ही रखा जाता है। जो फाइनेंस बिल होता है उसे सबसे पहले हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। इसके अलावा जितने भी बिल होते हैं, ठीक है, उसको हम किसी भी सीनेट में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी रख सकते हैं। तो जब कोई भी बिल लोकसभा में रखा जाता है तो क्या होता है, लोकसभा के मेंबर्स उस पर जो है डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए। देन ये लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा में जो है इस बिल पे डिस्कशन होता है, उसमें कुछ ऐड करना होता है, संशोधन करना होता है, वो भी क्या आता है, देन ये राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति इस बिल पे साइन कर देता है तो ये बिल जो है लॉ का रूप यानी कानून का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जब तक जो है राष्ट्रपति की साइन नहीं होती है तब तक वो बिल होता है, लेकिन राष्ट्रपति की साइन होने के बाद वो बिल कानून बन जाता है। ठीक है, सॉरी। नाउ टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। सरकार का जो ये अगला काम है, वर्क है, उसके बारे में जो है हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड आपके दिल में कोई क्वेरी हो तो आप जो है मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।